अरे वाह, ये तो अच्छी खबर आ गई। अरे पापा, आप तो हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड को देख के यही कहते हैं कि भाई अच्छी खबर आ गई। अरे कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है बेटा अजय, अब इसमें तुम्हारा भी फायदा है। अब तुम भी ज़्यादा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे? देखो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, ईपीएफओ के जो मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा पेंशन से मना नहीं किया जा सकता है। तो अब निजी क्षेत्र के भी जो कर्मचारी हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कि उनकी सैलरी से ईपीएस का ज़्यादा पैसा कटे और उनको ज़्यादा पेंशन मिलेगा। लेकिन ईपीएफओ के मेंबर तो आप भी हैं और आपको तो लगभग 5,000 के आसपास ही पेंशन मिली थी। तो यही तो बढ़ेगी अब पेंशन, इसी की बात तो मैं कर रहा हूँ। यानी अब ये कहना चाहते कि रिटायर्ड लोगों की भी और सैलरीड दोनों की पेंशन बढ़ जाएगी? हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी, लेकिन अब कितनी बढ़ेगी पेंशन अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कुछ। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 95 में बढ़ी हुई पेंशन के लिए अगर रिटायर्ड देवेंद्र शर्मा अप्लाई करते हैं तो इनको मिलने वाली 5,357 रुपए की पेंशन बढ़कर 26,785 रुपए हो सकती है, यानी करीब 400% की बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी जेब से अरियर भी जमा करना होगा। अभी देवेंद्र को पेंशन 15,000 रुपए के पेंशनेबल सैलरी के आधार पर मिल रही है। 2014 में ईपीएफओ ने 15,000 रुपए की अधिकतम लिमिट तय की थी, मतलब कि बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा होने पर भी पेंशन का कैलकुलेशन 15,000 रुपए पर ही हो रहा है। ईपीएफओ का पेंशन फॉर्मूला है पेंशन योग्य सैलरी, इसे गुणा करेंगे जितने साल नौकरी की और भाग करेंगे 70 से। लेकिन नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईपीएफओ के सदस्य ज्यादा पेंशन के लिए 15,000 की कैपिंग की जगह अपनी पूरी बेसिक सैलरी के आधार पर बढ़ी हुई पेंशन का विकल्प ले सकते हैं। तो 15,000 की बेसिक कैपिंग के आधार पर 25 साल की नौकरी के हिसाब से देवेंद्र शर्मा की पेंशन बनती है 5,357 रुपए। वहीं जब पूरी बेसिक पर पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो रिटायर होने के पहले नौकरी के आखिरी जो 5 साल हैं उसकी बेसिक सैलरी का एवरेज बनता है 75,000 रुपए। तो देवेंद्र शर्मा की पेंशन बनती है 26,785 रुपए, यानी 21,210 रुपए ज्यादा। रिटायर्ड कर्मचारी अगर ईपीएस 95 के तहत ऊंची पेंशन लेना चाहते हैं तो उन्हें ईपीएफओ को एक मुश्त रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका ईपीएफ 15,000 रुपए के बेसिक के हिसाब से ही डिडक्ट हुआ है और अब वो अपनी पूरी बेसिक के आधार पर पेंशन पाना चाहते हैं। अब समझिए कि इनके बेटे अजय को कैसे मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। अजय को रिटायर होने में अभी वक्त है। अजय की मौजूदा सैलरी 50,000 है। अगर 15,000 की कैपिंग के आधार पर नौकरी के 30 साल को गिने तो इन्हें 6,428 रुपए पेंशन मिलेगी। अब नए नियम के तहत इनका पेंशन कैलकुलेट करें तो नौकरी के आखिरी 5 साल की बेसिक सैलरी का एवरेज अगर हम मानकर चलें कि 1,40,000 रुपए रहता है तो इनकी पेंशन बनेगी 60,000 रुपए। ईपीएस 95 में आ रहे इस बदलाव में 1 सितंबर 2014 एक अहम तारीख है जो तय करती है कि किसे बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, किसे नहीं। वो कर्मचारी जिन्होंने 1 सितंबर 2014 के पहले नौकरी शुरू की है वो ऊंची पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 सितंबर 2014 के बाद शामिल हुए लोग जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है उनके लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया है। वो लोग जो 2014 के पहले रिटायर हुए हैं वो तभी ऊंची पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पूरे बेसिक के आधार पर ऊंची पेंशन के लिए अप्लाई किया था। ईपीएफओ ने पहली बार 1996 में लोगों को ऊंची पेंशन का विकल्प दिया था, जिसमें लोग ईपीएफओ की निर्धारित कैपिंग यानी कि 15,000 से ज्यादा निवेश कर सकते थे ज्यादा पेंशन के लिए। इसके बाद इस नियम को 6 महीने में रोल बैक कर लिया गया था, पर अलग अलग हाई कोर्ट में ईपीएफओ के मेंबर्स ने इसे वापस लाने की अपील की। कई बार खारिज होने के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऊंची पेंशन के हक में फैसला सुनाया। ध्यान रहे, ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने वालों का पेंशन की तरफ योगदान बढ़ेगा और ईपीएफ की तरफ योगदान कम हो जाएगा। अभी एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी का जब 12% योगदान करता है तो उसमें से 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाता है और 3.67% हिस्सा ईपीएफ में। अब सैलरी के आधार पर योगदान होगा तो योगदान बदल जाएगा।
15,000 रुपए की अधिकतम सीमा में ईपीएस की तरफ 1250 रुपए जाते थे और बाकी रकम ईपीएफ में। जैसे कि 1 लाख की सैलरी में 12% होगा 12,000, जिसमें 1250 ईपीएस में जाता और 10,750 रुपए ईपीएफ में। लेकिन वही जब ये पूरी बेसिक के आधार पर डिडक्ट होगा तो एम्प्लॉयर का योगदान तो 12% रहेगा, लेकिन ईपीएस में 8,330 रुपए जमा होंगे और ईपीएफ में 3,670 रुपए जमा होंगे। तो तय आपको करना है कि आपको ऊंची पेंशन चाहिए या फिर रिटायर होने पर ऊंची एक मुश्त ईपीएफ की रकम। अगर पेंशन इंक्रीज होती है उसके साथ साथ आपको भी एक लमसम कॉर्पस देना पड़ रहा है, तो पेंशन किसके लिए बेहतर है? मेरी राय में अगर आपके पास सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत सारे हैं और आप इससे अगर ईपीएस की पेंशन पे आप निर्भर नहीं करते हैं, तो मेरी राय में आप जो है इसके बिना भी आपका जो है गुजारा हो सकता है, इसके बिना भी आप उतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो फिर जरूरी नहीं है कि आप इस ऑप्शन को चुनें और जरूरी नहीं है कि जो आपको इसके लिए अपना पैसा देना पड़ रहा है उसको आप ब्लॉक करें, उसको आप कहीं और यूटिलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पेंशन पर निर्भर रह सकते हैं, उनको ये पेंशन एक जरिया बनेगा उनके एक्सपेंसेस को मीट करने का। उदाहरण के तौर पर टोटल एक्सपेंसेस, अगर ये पेंशन बढ़ी हुई पेंशन अगर आपके 40% एक्सपेंसेस को मीट कर रही है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी राय में फिर बढ़ी हुई पेंशन आपके लिए फायदेमंद हो सकती है और आप इसको चुन सकते हैं। तो सब कुछ निर्भर करता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है और आप किस पर कितना निर्भर करते हैं। तो अगर आप बढ़ी हुई पेंशन पाना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर के साथ एक जॉइंट फॉर्म भरकर ईपीएफओ में जमा करना होगा। ईपीएफओ आपको अरियर यानी अतिरिक्त देनदारी बताएगी और फिर आपकी सैलरी से ज्यादा हिस्सा ईपीएस में जमा होने लगेगा। और हाँ, अगर बढ़ी हुई पेंशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि रिटायरमेंट के वक्त जो एक मुश्त ईपीएफ की रकम मिलती है वो कम हो जाएगी और ईपीएस के जरिए हर महीने ज्यादा पैसे हाथ में आने शुरू हो सकते हैं। लेकिन वो ईपीएफओ जो हर साल ब्याज देने में लेट लतीफी करती है, क्या वो बढ़ी हुई पेंशन को समय से लागू कर पाएगी? क्योंकि एक हाथ आपसे ईपीएफ की रकम कम की जा रही है, दूसरे हाथ आपका पेंशन बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों का बैलेंस जो है वो तो अब आगे ही जाकर पता चलेगा। इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि एक मुश्त रकम आप कम कर रहे होंगे जब आप इसे ऑप्ट करेंगे।